हेडिंग डालेंगे अब। ट्रीटमेंट when inventories are acquired on deferred payment basis. Treatment when inventories are acquired on deferred payment basis. Only covered in Indes 2. देखिएगा, ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्पेसिफिकली इंड एस 2 में जोड़ा गया है। ये कॉन्सेप्ट एस 2 में कवर नहीं था। एस 2 इस तरह की इन्वेंट्री के साथ कभी भी डील नहीं करता है कि जब इन्वेंट्रीज को डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर खरीदा जाए। डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब है इन्वेंट्री तो आपने आज परचेस कर ली, लेकिन इसका जो पेमेंट आप करोगे वो फ्यूचर में करोगे। तो इस कॉन्सेप्ट पर एस 2 डील नहीं करता। केवल और केवल ये कॉन्सेप्ट इंड एस 2 में ऐड किया गया। लिखे whenever item of inventories whenever item of inventories are acquired are acquired on deferred payment basis, comma, then such item of inventories then such item of inventories are to be recorded हाँ जी, तो क्या लिखा हमने? whenever item of inventories are acquired on deferred payment basis, comma, then such item of inventories
are to be recorded at cost price only, are to be recorded at cost price only. यानी आपको उसको किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस पर। तो अब बात आती है कि यहां पर कॉस्ट प्राइस का मीनिंग क्या है, इसको हाईलाइट कर लेना, रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। लाइन चेंज करके लिखना, कॉस्ट प्राइस हियर मीन्स cost price here means present value of future payments। भाई सीधी सी बात है, आपने एक इन्वेंट्री खरीदी जिसका पेमेंट आप 2 साल बाद करने वाले हैं या 1 साल बाद करने वाले हैं, तो अगर आज आप उसको अपनी बुक्स में एट अ कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट प्राइस कैसे निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट, जो भी आप फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं उसकी आपको क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर लिखे, इंटरेस्ट, interest element should be separately recognized, should be separately recognized as an expense over the period of credit। जितने समय का आपने क्रेडिट पीरियड दिया है उतने समय का आप इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ क्रेडिट एंड will not be added to cost of inventory। Such interest will directly be transferred
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रेस्पेक्टिव ईयर। ये पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो कि एक नया पैराग्राफ जोड़ा गया इंड एस 2 में। ये टॉपिक हमारे पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर नहीं था कि अगर आपने कोई भी इन्वेंट्री को डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर खरीदा है तो आपको उसे दिखाना पड़ेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट पर। यानी आप उसका जितना भी फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं आप उसकी क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उस पर हम क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे। और चूंकि अब आप डेफर्ड पेमेंट पर खरीद रहे हैं तो 100% उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड होगा और उस इंटरेस्ट को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। जर्नल एंट्रीज लिखें। पहली एंट्री, when item of inventory are acquired, item of inventory acquired under deferred payment basis। पहली एंट्री हम डालेंगे जैसे ही हम एक इन्वेंट्री को डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर एक्वायर करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। being item of inventory acquired। अब उसके बाद ईयर एंड पर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो इंटरेस्ट की एंट्री डाल देंगे। तो एंट्री फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। इंटरेस्ट का खर्चा डेबिट कर दोगे और क्रेडिटर की वैल्यू को बढ़ा दोगे ताकि अल्टीमेटली जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करें तो उसके अकाउंट का बैलेंस बराबर आ जाना चाहिए। तो ये आपकी इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हो गई।
नेक्स्ट एंट्री नंबर 3, interest expenses transferred to profit and loss account. अब जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पी एंड एल में। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। being expenses transferred to profit and loss account। ठीक है, इंटरेस्ट की एंट्री हर साल होती रहेगी जब तक कि सेटलमेंट का डेट नहीं आएगी। और इंटरेस्ट में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब लास्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे तो वो बैलेंसिंग फिगर निकालना, ताकि आपके क्रेडिटर का बैलेंस उतना ही पहुंच जाए जितना कि आपको उसको सेटल करना है। सेटलमेंट विथ क्रेडिटर्स। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे? क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट कर देंगे तो सेटलमेंट की एंट्री हो जाएगी। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये लीजिए, ये हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। बीइंग अमाउंट पेड। तो लीजिए, अगर आपने कोई भी इन्वेंट्री को उधार पर खरीदा है यानी डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर खरीदा है, तो ये हमारे पास उसकी अकाउंटिंग होगी। एक एग्जांपल से इस अकाउंटिंग को समझते हैं। लिखें एग्जांपल। ए लिमिटेड परचेज इन्वेंट्री at rupees 60 lakh on 1st April 2016,
ऑन 2 years क्रेडिट। आपने 60 लाख रुपए की इन्वेंट्री को 2 साल के क्रेडिट पीरियड पर क्या किया है, एक्वायर किया है। Rate of interest for similar transaction is 10%। तो यही 10% हमारी क्या बनेगी, डिस्काउंट रेट बनेगी, क्योंकि मार्केट में इस तरह के ट्रांजैक्शन की जो इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी है वो 10% दे रखी है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ये लीजिए, तो ये आपका एक एग्जांपल बना, बेसिक एग्जांपल किसका, इन्वेंट्री को जब आप किस पर खरीदते हो, डेफर्ड पेमेंट सिस्टम पर एक्वायर करते हो। चलेगा, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, आप जो फ्यूचर में पेमेंट करेंगे इनटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ सेकेंड ईयर 0.826, हमने सिंपली उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, 60 लाख इंटू 0.826, 49,56,000। ये हमारे पास इस इन्वेंट्री की क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। तो इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, या मैं ऐसे बोल दूं एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट। एक अप्रैल 2016 पर जब आपने इन्वेंट्री एक्वायर की तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। परचेजेस अकाउंट डेबिट 49,56,000। 49,56,000 ये आपके पास परचेज की एंट्री आ गई। इकतीस मार्च 17 पहला ईयर एंड आएगा, इंटरेस्ट का खर्चा ड्यू कर दीजिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। $49,56,000 का 10%। 495,600 का आपका पहले साल का इंटरेस्ट बन जाएगा।
495,600 का, और इमीडिएटली इस खर्चे को आप P&L में ट्रांसफर कर दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये लीजिए, ये आपके पास फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग हो गई। आपको जो पेमेंट करना है वो सेकेंड ईयर के एंड में करना है, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू कर दीजिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट अब चूंकि ये लास्ट ईयर है तो आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। कैसे, देखिएगा, आपको अल्टीमेटली क्रेडिटर को सेटल करना है 60 लाख पर। भाई अल्टीमेटली आपको जो पेमेंट 2 साल बाद करना है वो 60 लाख पर करना है। तो अब आपके क्रेडिटर का बैलेंस देखिए कितना हो चुका है। देखो 60 लाख माइनस आपने इनिशियल बुक किया था 49,56,000 से, और प्लस 495,600 से और रिकॉर्ड कर चुके थे आप, माइनस 60 लाख। तो ये आया 548,400। वापस देख लीजिए, आपको टोटल सेटलमेंट 60 लाख करना है। आपने क्रेडिटर की 2 बार एंट्री करी हुई है, तो क्रेडिटर इनिशियली तो रिकॉर्डेड था 49,56,000 पर, प्लस इंटरेस्ट आ गया 495,600। इन दोनों का मैंने टोटल कर दिया। जबकि मेरा क्रेडिटर होना चाहिए 60 लाख, तो रिमेनिंग से मैंने वापस से बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट बुक करके और क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ा दी। अब क्रेडिटर को पेमेंट कर दीजिए। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 60 लाख। ये हमारे पास क्रेडिटर के पेमेंट की एंट्री हो गई, और लास्ट एंट्री में इंटरेस्ट के खर्चे को P&L में डाल दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट 548,400 का इंटरेस्ट। ये लीजिए, ये आपकी अकाउंटिंग थी। व्हेन इन्वेंट्रीज आर एक्वायर्ड ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस, जब आप इन्वेंट्री एक्वायर कर रहे हो डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर, तो इस तरह से आपको सबसे पहले जितना आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर अकाउंटिंग डालनी है, एंड देन फिर इंटरेस्ट को ड्यू करके और क्रेडिटर की वैल्यू को अल्टीमेटली वहां तक ले जाना है जितना आपको उसको क्या करना है, सेटल करना है।
चले आगे, क्लियर है ये पॉइंट? इन्वेंट्रीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, inventories of service providers only covered under Ind AS 2। ये कॉन्सेप्ट भी हमारे एस 2 का पार्ट नहीं था। एस 2 में इस बात पर भी कोई डिस्कशन नहीं किया गया कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो सर्विस प्रोवाइडर्स की इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया जाना है। तो लिखें inventories should be valued at cost of service, provided by service providers। उसको उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां पर कॉस्ट और एनआरवी का कोई कंपैरिजन नहीं है, डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करने में आपकी जो कॉस्ट लगेगी हम उसी पर बात कर रहे हैं। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स यानी सैलरी एंड वेजेस who are directly engaged in providing services। यानी जो एम्प्लॉय या जो पर्सन्स डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं उनको आप जो भी सैलरी दोगे वो ले लोगे, और प्लस सेकंड पॉइंट,
direct expenses which are incurred for providing services. और दूसरा हम क्या ले लेंगे, वो खर्चे जो कि डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करते समय आपके किए गए हैं। तो बस ये दो चीजें आप जोड़ोगे कि अगर आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए वैल्यूएशन करना है तो एक तो उस सर्विस को देने में जो जो पर्सन लगे हुए हैं उनको आप क्या वेजेस और सैलरी पे करोगे, ये ले लोगे। और दूसरा कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सर्विस प्रोवाइड करने के दौरान किया गया है आप क्या करोगे, उसको ले लोगे। लिखें आगे नेक्स्ट पॉइंट। आइटम बाय आइटम वैल्यूएशन। आइटम बाय आइटम वैल्यूएशन। Whenever an entity having different types of product, whenever an entity having different types of product in inventory then cost or NRV of each item will be compared separately and not on total basis। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आपके पास अलग अलग कई प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्रियां पड़ी हुई हैं और ईयर एंड पर आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, तो जो कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करने का काम होगा वो इंडिविजुअल आइटम बाय आइटम होगा। यानी आप ये नहीं कर सकते कि सभी आइटम की आपने कॉस्ट ले ली और सभी आइटम्स की आपने एनआरवी ले ली और दोनों को कंपेयर करके कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर कर दिया। नहीं, आपको इंडिविजुअली आइटम बाय आइटम कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करना है। देखिएगा कैसे, लिखें एग्जांपल।
A Limited provide following data. In respect of its इन्वेंट्रीज। ए लिमिटेड ने अपनी इन्वेंट्रीज के रेस्पेक्ट में कुछ डेटा आपको दिया है। आइटम, देन कॉस्ट और एनआरवी। आइटम ए कॉस्ट है 4000, एनआरवी है 4500। आइटम बी 6700 और 6000। आइटम सी 4250, 3875 और आइटम डी ये लीजिए। यानी आप 4 तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं और ईयर एंड पर आपको चारों प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग अलग दी हुई है और चारों प्रोडक्ट की आपको एनआरवी अलग अलग दी हुई है। अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको बताना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी आपकी। तो बस रूल केवल इतना सा है, आप ध्यान से समझना कि आप जो कंपैरिजन करोगे वो कंपैरिजन क्या होगा, इंडिविजुअल आइटम बाय आइटम होगा। ए आइटम का वैल्यूशन, बी आइटम का वैल्यूशन, सी आइटम का वैल्यूशन और डी आइटम का वैल्यूशन। आइटम, कॉस्ट, एनआरवी और वैल्यूशन। आइटम ए में कॉस्ट आपको दे रखी है 4000 और एनआरवी 4500। जब आप वैल्यूशन करोगे तो विच एवर इज लोअर, तो यानी इस आइटम का वैल्यूशन 4000 पर हो जाएगा। आइटम नंबर बी कॉस्ट दे रखी है 6700, एनआरवी आपको दे रखी है 6000, विच एवर इज लोअर। ये लीजिए इन्वेंट्री का वैल्यूशन आपका 6000 पर हो गया। आइटम नंबर सी कॉस्ट दे रखी है 4250, एनआरवी 3875। 3875 पर हमारे पास वैल्यूशन हो गया। एंड द फोर्थ वन इज आइटम नंबर डी। ये लीजिए, ये आप टोटल कर लीजिए। टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी 4000 प्लस 6000 प्लस 5000 प्लस 3875। 18875 आपकी टोटल स्टॉक की वैल्यू आ गई।
तो ये लीजिए, ये आपके पास इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का पॉइंट हो गया कि आपको जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है वो आइटम बाय आइटम बेसिस पर आपको वैल्यूएशन करना है। बताइए क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। तो ये सारे जो पॉइंट थे हमारे, वो थे फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के वैल्यूएशन को लेकर, कि अगर हम कोई भी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस तरह से होगा। आइएगा नेक्स्ट, हेडिंग डालेंगे अब। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? वैल्यूएशन ऑफ WIP इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोग्रेस। वैल्यूएशन ऑफ WIP इन्वेंट्री। अगर हम WIP की इन्वेंट्री की बात करें, तो देखिएगा WIP क्या होता है आपको पता है कि जो रॉ मटेरियल से तो आगे जा चुका है, लेकिन अभी तक वो फिनिश गुड्स नहीं बना और ईयर एंड आ गया। यानी ईयर एंड के टाइम पर कुछ ऐसा काम हमारे पास हो सकता है जो कि अभी प्रोसेस में चल रहा है। तो अब प्रॉब्लम तो ये आती है कि अगर कोई भी काम प्रोसेस में चल रहा है तो हमें उस वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना पड़ेगा। तो देखिएगा, लिखें WIP इन्वेंट्री should be valued at WIP inventory should be valued at lower of a cost of WIP inventory or B NRV of इन्वेंट्री। ये देखिएगा WIP इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी इन दोनों में से लोअर वैल्यू पर किया जाना है, या तो उस WIP इन्वेंट्री की कॉस्ट और या फिर उस WIP इन्वेंट्री की NRV, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा। अब बात ये आई कि यहां पर WIP की कॉस्ट और NRV कैसे निकाली जाएगी। बात तो ठीक है, जैसे फिनिश गुड्स का करना है वैसे ही WIP का करना है, यानी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, बट द मेन ऑब्जेक्ट इज how to find out cost of WIP and how to find out NRV of WIP। तो लिखे नोट नंबर 1, टू कैलकुलेट cost of WIP inventory, concept of equivalent production will apply।
देखिएगा पॉइंट नंबर 1 तो क्या है, WIP इन्वेंट्री की अगर कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब ये है हम उस कॉस्ट को अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करेंगे। आप लिख ली इसी में। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन means cost according to degree of completion। Equivalent production means cost according to degree of completion। देखिएगा क्या मतलब हुआ इसका, समझना मेरी बात को ध्यान से। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल कॉस्ट आपको दे रखी है 4000, लेबर 3000 और ओवरहेड 3000। डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दे रखा है कि ईयर एंड तक मटेरियल तो 100% कंप्लीट हो चुका है, लेबर 80% कंप्लीट हुआ है और ओवरहेड 50% कंप्लीट हुआ है। यानी जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो पूरे 4000 का मटेरियल लगेगा, लेबर 3000 की लगेगी, ओवरहेड 3000 के लगेंगे। बट एट द ईयर एंड चूंकि अभी तक हम WIP पर वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास एक डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा कि हमारा इतना रॉ मटेरियल का काम कंप्लीट हो चुका है, इतना लेबर का काम कंप्लीट हो चुका है और इतना ओवरहेड्स का काम कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है। ऐसा आप लोग इंटर लेवल पर कर चुके हैं। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ WIP इन्वेंट्री। देखिए डायरेक्ट मटेरियल में ले लूंगा 4000 इंटू 100%, तो आपके पास मटेरियल तो पूरा का पूरा 4000 का आ गया। डायरेक्ट वेजेस 3000 का 80% यानी 2400 आ गया।
और 3000 का 50% यानी आपके पास 1500 रुपए आ गए। टोटल कर दीजिए, ये आपके पास WIP इन्वेंट्री आ जाएगी 4000 प्लस 2400 प्लस 1500 दैट इज 7900। ये लीजिए, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ WIP इन्वेंट्री आ जाएगी। नोट 2, for calculating equivalent production हमारे पास दो मेथड होते हैं। We can use a FIFO method और B weighted average method। तो WIP इन्वेंट्री के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ कंप्लीशन का कॉन्सेप्ट लगेगा और डिग्री ऑफ कंप्लीशन के कॉन्सेप्ट को इंटर लेवल पर आप लोग इक्विवेलेंट प्रोसेस में आप बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो उसी तरह से यहां पर भी आपसे अगर डिटेल्ड क्वेश्चन मांगा जाए तो आपके पास दो मेथड होंगे, फीफो मेथड और एवरेज मेथड, जिससे आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालकर इन्वेंट्री की कॉस्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे। नोट नंबर 3, हाउ टू कैलकुलेट NRV of WIP इन्वेंट्री। अब अगर हमें WIP इन्वेंट्री की NRV देखनी है तो समस्या ये है कि NRV तब तक नहीं आती जब तक कि वो गुड्स कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहां पर NRV में और फिनिश गुड्स की NRV में एक मेजर चेंज आ जाएगा। तो देखिएगा यहां पर NRV कैसे निकालूंगा। सबसे पहले तो वही ले लिया मैंने, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट necessary to complete the product और माइनस estimated cost
necessary to sell the product. आप समझ रहे हैं? देखिएगा, जब आप फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की वैल्यू निकालते थे तो केवल नेसेसरी कॉस्ट ऑफ सेल्स काम में आती थी आपकी, लेकिन अब आपके पास दो चीजें आएंगी। क्योंकि वो प्रोडक्ट अभी तक WIP स्टेज पर है, तो उसको बेचे जाने से पहले आपको उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं एस्टिमेटेड सेल वैल्यू में से दो चीजें माइनस करूंगा। एक तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो बिक नहीं सकता। तो मुझे सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने की कॉस्ट। और फिर अगर बेचने के लिए कोई ब्रोकरेज, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ भी मुझे इनकर्ड करने पड़ रहे हैं, तो NRV में वो भी माइनस होगा। ये लीजिए, ये NRV ऑफ द प्रोडक्ट आ गया। यानी आप समझ रहे हैं, जब आप फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री की NRV निकालते थे तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से केवल सेलिंग एक्सपेंस माइनस होते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। लेकिन यहां पर मैं WIP इन्वेंट्री की अगर NRV निकाल रहा हूं तो WIP इन्वेंट्री में अभी तक तो वो कंप्लीट ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर मुझे उसकी NRV ढूंढनी है तो मैं क्या करूंगा, जितना मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि हाँ इतने में वो प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन बिकने से पहले दो काम होंगे। अब एक, उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, और एक, उसे बेचने के खर्चे करने पड़ेंगे। तो कंप्लीट अगर करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट हुए बिना वो बिकेगा नहीं, तो कंप्लीट करने के खर्चे भी माइनस होंगे NRV निकालने के लिए, और फिर उसको बेचने के खर्चे भी आपके माइनस होंगे। तो ये लीजिएगा, ये WIP की NRV, WIP इन्वेंट्री की NRV की कैलकुलेशन हो गई। सबसे पहले एस्टिमेटेड सेल वैल्यू, उसमें से दो चीजें माइनस करोगे, नेसेसरी कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्ट और नेसेसरी कॉस्ट फॉर सेल द प्रोडक्ट। तो कॉस्ट या तो गिवन होगी, अदरवाइज आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट बनेगा, उससे आप WIP की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और NRV को कैलकुलेट कर लें। एंड देन फिर वैल्यूशन का रूल वही है कि WIP इन्वेंट्री का वैल्यूशन भी लोअर ऑफ दीज टू वैल्यू किया जाना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और NRV ऑफ WIP इन्वेंट्री। तो ये आपके पास हो गया WIP इन्वेंट्री का रूल हो गया।